Zufar Chaudhary. Welcome back to my channel again. And today is 23rd of October, 23rd of October 2025. So good evening everyone और गुड मॉर्निंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे. तो पिछले वीडियो से कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी रह गए थे विच आई कुडंट रिकॉल वेल मेकिंग द वीडियो. सो अभी मैं उन टॉपिक्स को पहले कवर करूँगा, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे. इंस्ट्रूमेंट्स हमारा 4 इंस्ट्रूमेंट्स मेनली है. वो है मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज एंड आपका स्फेरोमीटर. सो मीटर स्केल हम एक्सपेरिमेंट्स चैप्टर में पढ़ेंगे, वो लास्ट में आएगा. और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज अभी पढ़ेंगे, उसका सारा यूज़ जो भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं सभी पढ़ेंगे. और उसके बाद आता है हमारा स्फेरोमीटर. स्फेरोमीटर से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, वो मेरी वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगा फॉर डूइंग द MCQs. जितना भी क्वेश्चन है उसके लिए. सो जो हमारे इनकम्प्लीट टॉपिक्स रह गए थे लास्ट में, उसे पहली बात आप एक चीज़ नोट कर लीजिए. वो है मैंने बताया था MKS सिस्टम में और FPS सिस्टम में. MKS का मास में kg आता है और FPS में पाउंड आता है, जो कि हम LB से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि 1 पाउंड इज़ इक्वल टू 0.4536 kg. सॉरी, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ इम्पोर्टेंट. इसे हम रफली लेते हैं एज 1 पाउंड इज़ 0.5 kg. हम रफली इसे ये लिख सकते हैं. ओके, तो इसके बाद हम जाएंगे. आप एक स्केल नोट कर लीजिए. एक स्केल जो कि इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैलकुलेशंस में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻9 मीटर. 1 picometer is equals to 10⁻12 meter. 1 Fermi equals to 10⁻15 meter. 1 Armstrong is equals to 10⁻10 meter. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे MCQs में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बट थ्रू न्यूमेरिकल्स ये आपके काम आ सकते हैं. आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. और इसके बाद जो है वो है और भी कुछ मेजरमेंट्स है जो कि आसानी से आते नहीं, पर स्टैंडर्ड पेपर में हो सकते हैं. आपके जो मॉड्यूल्स में या किसी भी मॉक टेस्ट में स्टैंडर्ड अगर होगा पेपर तो ये आ जा सकता है. कि क्या है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. और दूसरा है 1 पार्सेक. 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर. ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है. मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस में ये सब पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, और नहीं तो इनके आने के चांसेस बहुत ही कम है इसके बारे में. सो और एक जो इम्पोर्टेंट है एरर्स में, वो है कि एरर के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं वो रिसेंटली थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आने लगे हैं. नीट और जेई के, जेई मेंस में और नीट में ये काफ़ी बार रिसेंटली आना शुरू हुआ है थियोरेटिकल में. दैट इज़ एरर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. पहले फर्स्ट देख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कॉज. ऑन द बेसिस ऑफ कॉज द बेसिस ऑफ कॉज में 2 सब डिविजन्स आएंगी. वो है, पहला है सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर है जो एरर हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो हमें पता है. सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये है, वो एरर का कॉज हमें पता है और हम चाहे तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. दैट इज कॉजेज आर नोन and
can be eliminated. ये हो गया सिस्टमेटिक एरर। और दूसरा जो है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर रैंडम एरर में क्या होता है, causes are not known, causes are not known। इसीलिए जो एरर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द एरर, more number of readings are taken to reduce the error। ये आपका एक्सपीरियंस होगा जब आपको स्कूल्स में प्रैक्टिकल लैब में लिया, प्रैक्टिकल लैब्स में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पे भी टीचर आपको हमेशा पूछेंगे कि टू टेक 3, 4 to 5 रीडिंग्स हमेशा टू रिड्यूस द एरर, और वो हमेशा रीडिंग्स में एटलीस्ट 2 रीडिंग या 3 रीडिंग अलग आएंगी, एंड दैट इज़ द एरर दैट वो सॉल्व नहीं किया जा सकता कम्प्लीटली। दैट इज़ वाई वी टेक ऑल द 3 to 5 एरर, 3 to 5 मेजरमेंट्स, उसके बाद हम उनका एवरेज करते हैं, बस हम निकालते हैं। तो मोर नंबर ऑफ रीडिंग्स टू रिड्यूस द एरर, रिड्यूस द एरर। और इसके बाद जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। ये वाला न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले वाला हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट था। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड में ये पहला जो आएगा, इसमें 4 सब डिविजन है। पहला आएगा एब्सोल्यूट एरर, और ये जो 4 सब डिविजन्स है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड में, वो चारों ही इंटरकनेक्टेड है। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। एब्सोल्यूट एरर में आएगा, फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा वरना समझने में प्रॉब्लम होगा। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द difference between the true value and the calculated value। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 3 रीडिंग्स ली, 3.1, 3.2, 3.3। अभी 3 रीडिंग्स का हम अगर मीन करते, दैट इज़ 3.1 प्लस 3.2 प्लस 3.3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये आपका हो गया 6.3, 9.6 बाई 3, 9.6 बाई 3, जो आपका हो जाएगा 3.2। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद जो आता है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है डेल मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A3 डॉट 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 डेल AN डिवाइडेड बाई n। मतलब यहाँ पे हम डिफरेंस के मैग्नीट्यूड्स का मीन करते हैं। दैट इज़ हमारा जो एब्सोल्यूट एरर आया था वो है 3.2।
3.2 का जो एक्चुअल वैल्यूज़ है उससे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। 3.2 सब्सट्रैक्टेड माइनस 3.1 आपका आ गया 0.1 प्लस 3.2 माइनस 3.2 0 प्लस 3.2 माइनस 3.3 माइनस 0.1 आता है, उसका मैग्नीट्यूड फिर से आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया 0.2/3, वो आ जाएगा लाइक 1/15, वो शायद 0.06 से करीब आएगा। ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू जो है मैंने अभी बनाया है, सो दैट इज़ नॉट प्रॉपर। कैलकुलेशन से प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। फिर रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर में क्या होता है कि हम जो 1/15 है डिवाइडेड बाई ये जो हमारा ए एम आया है 3.2, इसका फॉर्मूला आता है डेल ए एम डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम। ये आएगा फॉर्मूला, जो कि हमारे केस में ये आएगा क्योंकि हमारा डेल ए एम आया है 1/15 और हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम आया है 3.2। और एक आता है वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ही बहुत ही इजी है, वो है रिलेटिव एरर जो भी आता है उसका इनटू 100, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ए एम डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम इंटू 100%। बस ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। मतलब हमारे जो एग्जाम्पल हम भी लिया है उस केस में 1/15 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 100%, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। उस यार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये काम में आता है बहुत। अगर आपने कॉपी में जगह नहीं है तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट और इससे 2 क्वेश्चंस अगर आपके मॉक टेस्ट में आ गए तो दैट इज़ ऑलरेडी आपका 8 मार्क्स आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द JEE मेंस एंड नीट मार्किंग स्कीम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछता है। उसमें अगर हम जाए मैक्सिमम परसेंटेज एरर, में फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला है a⁻p इंटू b⁻q डिवाइडेड बाई c⁻r। ये फॉर सपोज कुछ फॉर्मूला है किसी भी वेरिएबल का। तो इसका जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछेगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो ये क्या आएगा। मैक्सिमम परसेंटेज एरर के केस में हम इसका लॉगरिथमिक करेंगे, मतलब ये आएगा p इंटू डेल a बाई ए प्लस q इंटू डेल b बाई बी। ये अगर हम प्लेन लॉगरिथमिक करेंगे तो इस केस में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव r इंटू डेल c बाई सी। बट मैक्सिमम परसेंटेज एरर के केस में हमें ये इसका टोटल का मॉड करना है, जो कि आएगा p इंटू डेल a बाई ए प्लस q इंटू डेल b बाई बी प्लस r इंटू डेल c बाई सी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ, जैसे कि
काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है, हम सबको पता है, p²/2m। अब सपोज हमें बताया गया है कि p मतलब मोमेंटम जो कि है m×v, वो तो उसका फॉर्मूला हो गया। मोमेंटम में परसेंटेज एरर है 2% और मास में परसेंटेज एरर है 1%। और इसका पूछा गया है क्वेश्चन, इसका पूछा गया है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अगर आपको आता है तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं आता तो आप देख लीजिए। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा इसका 2 इंटू डेल p/p जो कि ऑलरेडी दिया गया है 2%, प्लस m का पावर 1 है तो 1 इंटू m का डेल m/m दिया गया है 1%, सो 1 इंटू 1 4 + 1 = 5। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ गया 5% इस केस में। बहुत ही ईजी है, बट ये स्कोरिंग भी है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इजी क्वेश्चन हमेशा सब स्कोर करने हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन के चक्कर में सब सोचते हैं आ जाएगा, बट उसी में अगर गलती हो गया तो जो बेस मार्क्स है जो सबको मिलेगा, उसी में अगर फॉल्ट आ गया तो जो कोई भी, अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ठीक कर लेते हैं, तो मार्क्स का बेसिस सेम ही रहेगा। तो इसके बाद है इसका जो फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप ये कैसे करते हैं समझिए तो फॉर्मूला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम परसेंटेज इन सपोज z ले लेते हैं। z का अगर फॉर्मूला हुआ a⁴x डिवाइडेड बाई b⁴y, तो z का मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा x इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस y इंटू परसेंटेज एरर इन b। बहुत ही ईजी है। परसेंटेज एरर इन z बहुत ही ईजी है और बहुत ही सॉरी गाइस, प्रॉब्लम हो गया था उसमें। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अगर आपको पूछा गया जैसे रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन में आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया और परसेंटेज एरर पूछा गया, या आपको R1 R2, ये आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको अभी के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपको पता ही होगा। तो कैपेसिटेंस का शायद पता है, पर रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस का उल्टा होता है। कैपेसिटेंस का पैरेलल में नॉर्मली ऐड होता है, पर रेजिस्टेंस का फ्रैक्शन में होता है। और कैपेसिटेंस का जो पैरेलल में होता है वो रेजिस्टेंस का, फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस का पैरेलल में फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये आता है पैरेलल में। और रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला आता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और कैपेसिटेंस का पैरेलल में आता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये आता है कैपेसिटेंस का पैरेलल में। और कैपेसिटेंस का सीरीज में आता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये आता है सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अभी हमें रेजिस्टेंस को R1 पता है, सपोज 5 ले लेते हैं। आपको R2 दिया गया है, सपोज 10 ले लेते हैं, 10 ओम 5 ओम। अच्छा, अब अभी ये आपको बताया गया है कि पैरेलल कनेक्शन मतलब कुछ ऐसा कि ये आपको 5 दिया गया है, 10, ये आपका R1, ये आपका R2। अभी आपको R इक्विवेलेंट निकलना आ गया कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
10/5 प्लस 1/10, आपका एलसीएम में 10, 2 + 1 3/10, तो इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 10/3। क्या है ना, अभी जो यूनिट्स एंड डायमेंशन से इसका आपका ताल्लुक है, जो कि है आपको दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा जैसे कि R1 = 5 ± 0.1 ओम, R2 = 10 ± 0.2 ओम। अभी आपको ये वाला जो है, ये है डेल आर वन मतलब एरर इन R1, और ये वाला जो है ये है डेल R2। अभी आपको R इक्विवेलेंट तो पता है, दैट इज 10/3 जो हमने यहाँ से निकाला, या ये ठीक है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर देता हूँ। 10 2 + 1 2 10/3 R इक्विवेलेंट तो आपको पता है 10/3। अगर आपको डेल आर पूछा तो कैसे निकालेंगे? अगर आप डेल आर टू को इसी फॉर्मूला में पुट कर दें, ये इसी फॉर्मूला में अगर आप पुट कर दें तो एब्सोल्युटली आंसर रॉन्ग हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। इसके लिए एक सेपरेट फार्मूला है जो कि डिराइव भी किया जा सकता है, बट आई थिंक डेरिवेशन नहीं करने से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसका जो फार्मूला है वो है डेल आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल्स टू डेल R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 बाई R2 स्क्वायर। सो इससे आप डेल आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, जो कि डेल आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इंटू डेल R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 बाई R2 स्क्वायर। ये आपका डेल आर इक्विवेलेंट इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगेन अगर स्टैंडर्ड मिसलेनियस पेपर हुआ तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अच्छा, अभी जो है हमने सारे टॉपिक जो कि पिछले वीडियो से मिसिंग थे हमने कवर कर लिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अभी हम जाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन इन यूनिट्स एंड डायमेंशन से अगर कुछ नहीं आएगा तो इंस्ट्रूमेंट्स से ही क्वेश्चन आएगा। इंस्ट्रूमेंट्स हम फिर से सभी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे एट द लास्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज इन द चैप्टर एक्सपेरिमेंट्स। फिर भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ट्रेडिशनली आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पहले से ही पढ़ाया जाता है, तो हम वो कवर करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में पहले आपका आएगा मीटर स्केल, जो कि हम अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ये लास्ट में एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ लेंगे। सेकेंड आएगा आपका वर्नियर कैलिपर। थर्ड आएगा आपका स्क्रू गेज, और फोर्थ आएगा आपका स्फेरोमीटर। बस आपको एक काम इसका याद रखना है, दैट इज इट इज यूज्ड टू measure the radius of curvature। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका MCQs में आ सकता है, CODT का, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम पहले स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर से। इंस्ट्रूमेंट से फर्स्ट आपको वर्नियर कैलिपर पढ़ना होगा। सो वर्नियर कैलिपर में जो ये एग्जैक्टली वर्नियर कैलिपर का इमेज है, पीछे एक ऐसा होता है कि
ऐसा एक लाइन होता है, मतलब इसी के मटेरियल का इससे पीछे कैसा होता है, उसको इसी से स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं मेटालिक स्ट्रिप, इसको कहते हैं मेटालिक स्ट्रिप। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, सब कुछ समझने के लिए हमें कप मेजर करना पड़ेगा। कप कप हमें मेजर करना पड़ेगा। सो इस कप का जो बाहर का डायमीटर होगा, इसको थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे फिर समझ में आएगा। एक कप मेजर करना पड़ेगा हमें, कप। सो इसका जो एक होगा बाहर का डायमीटर, बाहर का रेडियस, एक होगा अंदर का रेडियस या अंदर का डायमीटर। सो बाहर का जो डायमीटर है वो मेजर करने के लिए हम इसका हेल्प लेंगे। इसको कहते हैं एक्सटर्नल जॉज। इसको कहते हैं एक्सटर्नल जॉज, यूज टू मेजर आउटर डायमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इनसाइड का जो डायमीटर है आपका, ये वाला जो R2 है, उसको मेजर करने के लिए हम इसका हेल्प लेंगे। इसको कहते हैं इंटरनल जॉज। इंटरनल जॉज यूज्ड टू मेजर इंटरनल डायमीटर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये जो है सिंपल है, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ये जो छोटा स्केल है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये जो बड़ा स्केल है इसको कहते हैं मेन स्केल। अभी हम पढ़ेंगे इसका काम क्या है। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है, जो कि है यहाँ पे एक ऐसा राउंड करके एक ऐसा रहता है, उसको कहते हैं, ऐसा राउंड करके रहता है, उसको कहते हैं स्क्रू लैम्प। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, स्क्रू लैम्प, मैं साइड में लिख रहा हूँ स्क्रू लैम्प। इसका कोई फंक्शन न्यूमेरिकल्स में या किसी में हम नहीं पढ़ेंगे, बट फिर भी मैंने बता दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। थैंक यू। अभी वर्नियर कैलिपर में जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हम मेनली न्यूमेरिकल्स करेंगे, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जो मेनली इम्पोर्टेंट है वो है का रीडिंग। पहले हम रीडिंग लेना सीखेंगे। रीडिंग का फॉर्मूला जो है वो है n प्लस एक्स इंटू एल सी। अभी हम धीरे धीरे एक एक का मीनिंग पहला n क्या है। n का मतलब है वर्नियर कैलिपर के जीरो के लेफ्ट साइड जो भी रीडिंग आया है उसे हम n कहते हैं। बिफोर the zero on the left side, the reading is called n, और इसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। और x है एनी रीडिंग of the vernier scale, very very important, any reading of the vernier scale that coincides with main scale is x। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है लीस्ट काउंट। अब अच्छा, वर्नियर स्केल के, वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। वर्नियर कांस्टेंट
इसे हम VC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट ही कहते हैं। वर्नियर कैलिपर अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर इज द स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वो फिजिकली डिवाइस में मेंशन रहता है, न्यूमेरिकल्स में भी मेंशन रहता है, या अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो ये वाला स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट आपको पकड़ के चलना है। और अगर आपको ढूंढने के लिए दिया हुआ देन इट्स ऑन द न्यूमेरिकल बेस, जो जो भी आएगा उसे हम वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ले लेंगे। तो दिस इज इट। सो लीस्ट काउंट हमें निकालना कैसे है? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD। अब MSD और VSD क्या है? MSD इज द मेन स्केल डिवीजन और VSD इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब एक मेन स्केल डिवीजन जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर, देन 1 MSD इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। If one vernier scale division is equal to 0.9 सेंटीमीटर, अब इससे हमारा आ गया 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट आएगा। This is the standard formula of the least count or the vernier constant of a vernier caliper। अभी हम इसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन से हम इसको देखेंगे and it is very important। Okay, let's take this for example। This is a standard figure from a standard book, that's DC पांडे, जो कि मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि पढ़ाने के लिए मैं ऑलवेज DC पांडे को रेफर करूँगा, या बेसिक जो बुक है जो कि बिगिनर स्टार्ट कर सकता है, दैट विल बी ऑलवेज DC पांडे फॉर मी। अभी यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में नीचे ये गिवन वर्नियर स्केल है और ऊपर मेन स्केल है। ये जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर दिया गया है। अभी कह रहा है कि AB 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में है, क्योंकि हम देख सकते हैं। एंड आपका वर्नियर स्केल, अच्छा लेट्स टेक, अभी हम यहाँ पे रीडिंग कैसे लेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, हाउ टू टेक द रीडिंग आउट ऑफ दिस। अभी वर्नियर स्केल का 0 कहीं भी इस पोजीशन में होगा, वर्नियर स्केल का जो 0 होगा उसके पहले जो रीडिंग हमारा आएगा दैट इज़ 1 ऑफ द मेन स्केल। मतलब यहाँ पे n इक्वल्स टू आ गया है 1। ओके, अभी उसके बाद जो भी डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल दैट कोइंसाइड विद एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, उसको वो क्या है, दैट इज आपका 1 2 3 4 एंड फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑफ अ मेन स्केल। तो यहाँ पे फिफ्थ मतलब x आपका आ गया 5। अब लीस्ट काउंट यहाँ पे दिया नहीं गया है, लीस्ट काउंट हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि आपका जो LC इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे 1 प्लस 5 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 1 प्लस 0.05 1.05 सेंटीमीटर आपका आ गया रीडिंग। अभी हम इसे किस फॉर्मूला से किया वो तो आपको पता ही होगा, दैट इज n प्लस एक्स इंटू लीस्ट काउंट। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n प्लस एक्स इंटू 1 MSD माइनस 1 VSD, दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि है वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। सो ये आपका आंसर आ गया 1.05 सेंटीमीटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस। ये बहुत ही क्वेश्चंस स्कूल्स में भी आएंगे और एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।